मॉर्निंग बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखा था किसी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के कारण। ये ए बी, इस डायग्राम में देखिए, यह ए बी एक सीधा धारावाही तार है, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है ए बी। इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है। इस वायर के सामने एक पॉइंट है पी, और यह पॉइंट पी इस वायर से ए डिस्टेंस पर है। पॉइंट पी का जो डिस्टेंस है वो कितना है, ए, ठीक है। और वायर का जो दोनों टर्मिनल है, एक टर्मिनल ए है और एक टर्मिनल बी है। यह टर्मिनल इस पॉइंट पी पर कितना एंगल बना रहा है, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ ये एंगल बना रहा है अल्फा एंड बीटा। तो पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड का ये फॉर्मूला था, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। क्लियर है। अब इसमें मैंने स्पेशल केस बताया था कि अगर पॉइंट पी वायर के लेंथ के अलोंग हो, वायर के लेंथ यानी लंबाई के दिशा में अगर पॉइंट पी हो तो यहां पर अल्फा और बीटा दोनों 0 डिग्री होगा। अगर वायर इन्फिनाइट लेंथ का हो, यानी वायर की लंबाई अगर अनंत हो, इसका दोनों टर्मिनल बहुत दूर हो, ये ए टर्मिनल और बी टर्मिनल, वायर का जो दोनों टर्मिनल हो ये काफी दूर हो, तो ये पॉइंट पी पर लगभग 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, यानी अल्फा और बीटा दोनों क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। और एक स्पेशल केस है कि अगर वायर इन्फिनाइट लेंथ हो, वायर की लंबाई क्या हो, इन्फिनाइट हो, अनंत हो, लेकिन पॉइंट पी इसके एक एंड के सामने हो। वायर का जो एक एंड है, मान लो वायर का 2 एंड है ए एंड बी, तो इसका जो एक एंड है ए, इसके सामने है पॉइंट पी, देख रहे हैं, बिल्कुल सामने। तो इस स्थिति में आपका एक एंगल 90 होगा और दूसरा एंगल 0 होगा, क्योंकि यहां पर क्या है कि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पॉइंट पी का, ये वाला जो टर्मिनल है बी, ये कितना एंगल बनाएगा, ये लगभग 90 डिग्री बनाएगा। लेकिन यहां पर वायर खत्म हो गया, इसके इस एंड के सामने है, इधर तो वायर का कोई पार्ट नहीं है, तो इसका मतलब दूसरा वाला जो एंगल है बीटा वो 0 डिग्री होगा। क्लियर है। तो अल्फा 90 और बीटा 0 कब होता है, जब वायर इन्फिनाइट लेंथ हो और पॉइंट पी उसके किसी एक एंड के सामने हो। और मेन ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इस पर बेस्ड आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। अब देखिए, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। यहां पर देखिए एक स्क्वायर फ्रेम लिया गया है, ये वायर का बना हुआ एक स्क्वायर है, देख रहे हैं, ये जो स्क्वायर है, वर्ग है, ये एक तार का बना हुआ है। इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, और ये किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान से देखिएगा तो ये जो करंट फ्लो हो रहा है किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो, ठीक है। तो इस वायर में, ये जो वायर है जो कि स्क्वायर शेप में है, इसमें क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। तो इसके कारण चारों तरफ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और ये जो स्क्वायर फ्रेम है ये इस पेपर के प्लेन में है, ये जो आप पेपर देख रहे हैं इस पेपर के प्लेन में रखा हुआ है ये स्क्वायर फ्रेम, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस स्क्वायर फ्रेम के अंदर के किसी पॉइंट पर अपवर्ड होगा, माने इस पेपर के प्लेन पर परपेंडिकुलर अपवर्ड, ऊपर की ओर होगा, ऊपर की ओर। और इस फ्रेम के बाहर के किसी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, डाउनवर्ड। इसीलिए हमने यहां पे क्रॉस दिखाया है। क्रॉस का मतलब हो गया कि इस स्क्वायर फ्रेम के कारण हर पॉइंट पे फील्ड होगा, यहां भी, यहां भी, यहां भी, हर जगह फील्ड होगा। ये स्क्वायर फ्रेम कहां पर है, ये स्क्वायर फ्रेम इस पेपर के प्लेन में है। तो इस पेपर के अंदर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अप आउटवर्ड होगा, और इस स्क्वायर फ्रेम के बाहर के किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड होगा। ये क्रॉस का मतलब हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस पेपर के प्लेन पर परपेंडिकुलर तो होगा, कागज के तल पर लंबवत तो होगा, लेकिन अंदर की ओर होगा। ये बिल्कुल पेपर के अंदर जा रहा है और ये बाहर निकल रहा है। तो याद रखिएगा, अगर किसी स्क्वायर फ्रेम में एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है तो अंदर के किसी पॉइंट पर फील्ड का डायरेक्शन डॉट में आएगा और बाहर के किसी पॉइंट पर फील्ड का डायरेक्शन क्रॉस में आएगा। अगर हम यहां पर फील्ड का डायरेक्शन पूछें तो क्रॉस में आएगा। ये इस स्क्वायर फ्रेम के बाहर के किसी पॉइंट पर फील्ड का डायरेक्शन क्रॉस में आएगा और अंदर के किसी पॉइंट पर फील्ड का डायरेक्शन डॉट में आएगा। यहां पर देखिए, यह एक ट्रायंगुलर फ्रेम है, इसमें कैसे करंट फ्लो हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। ये जो करंट फ्लो हो रहा है किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें भी वही है कि अंदर के किसी पॉइंट पर क्या होगा,
जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड होगा, और बाहर के किसी पॉइंट पर फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड होगा। इसको हमने क्रॉस से दिखाया है, और अंदर के किसी पॉइंट पर जो फील्ड होगा इसको डॉट से दिखाया। तो याद रखें, अगर किसी भी पॉलीगॉन, ये ट्रायंगल क्या है, एक पॉलीगॉन है, बहुभुज है, ये स्क्वायर क्या है, एक पॉलीगॉन है, किसी भी पॉलीगॉन, वायर का बना कोई भी पॉलीगॉन हो, चाहे स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, ट्रायंगल हो, पेंटागोन हो, हेक्सागोन हो, हेप्टागोन हो, अगर उसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगा तो अंदर में हर जगह डॉट होगा और फील्ड का डायरेक्शन बाहर में हर जगह क्रॉस से दिखाया जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान रखिएगा, किसी भी पॉलीगॉन फ्रेम में अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होता है तो अंदर में हर जगह डॉट होगा, बाहर में हर जगह क्रॉस होगा। लेकिन अगर क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगा तो मामला उल्टा होगा, क्लॉकवाइज करंट होगा तो अंदर में क्रॉस हो जाएगा, बाहर में डॉट हो जाएगा। अगर यहां भी क्लॉकवाइज करंट होता तो अंदर में क्रॉस होता, बाहर में डॉट होता। तो आप केवल ये याद रखिए कि एंटी क्लॉकवाइज के लिए अंदर में डॉट होता है, बाहर में क्रॉस, यानी अंदर में हर जगह फील्ड का डायरेक्शन ऊपर की ओर होगा, अपवर्ड होगा, और बाहर में हर जगह फील्ड का डायरेक्शन नीचे की ओर होगा, कागज के तल पर लंब नीचे की ओर। अब यहां पर देखिए, यह एक स्ट्रेट वायर है, इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है अपवर्ड। आपको बताना कि इस वायर के दाहिने तरफ अगर कोई पॉइंट लिया जाए, इधर राइट साइड, तो यहां पर फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। ये पॉइंट इस तार के दाहिने तरफ है, यहां पर फील्ड का डायरेक्शन अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, दो ही डायरेक्शन हो सकता है। तो आप इसको यहां से कंपेयर करिए, ये जो अपवर्ड करंट फ्लो रहा है इस वायर में, इसका तुलना यहां से हम कर सकते हैं। ये वाला जो पार्ट है यहां से यहां तक, इस पार्ट को देखिए, इसके लेफ्ट साइड में क्या दिखाया गया है, डॉट, राइट साइड में क्रॉस, तो यहां पर क्रॉस हो जाएगा, यहां पर क्रॉस हो जाएगा राइट साइड में, और इधर क्या हो जाएगा, डॉट। इधर जो फील्ड का डायरेक्शन होगा वो डॉट से दिखाएंगे। अच्छा, सेकंड, इधर आइए, ये भी स्ट्रेट वायर है, इसमें कैसा करंट फ्लो रहा है, डाउनवर्ड करंट। अब बताइए इधर कैसा फील्ड होगा, इधर कैसा फील्ड होगा। तो ये डाउनवर्ड करंट का मतलब ये वाला साइड हो गया, ये जो साइड है इसमें डाउनवर्ड करंट है, तो इस वायर के राइट साइड में डॉट होगा, इधर डॉट होगा, डॉट होगा, डॉट होगा। इस डाउनवर्ड करंट के लेफ्ट साइड क्या होगा, क्रॉस होगा। इस वायर में आइए, यह हॉरिजॉन्टल वायर है, देख रहे हैं, और करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में, इधर पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके कारण, उसका डायरेक्शन बताओ, और यहां पर जो फील्ड होगा उसका डायरेक्शन। तो इस वायर का कंपैरिजन हम इस वायर से कर लेते हैं। ये वाला जो वायर है, इस स्क्वायर में 4 वायर का यूज हुआ है, इस स्क्वायर में कितना वायर है, 4 वायर है, यहां से यहां तक एक वायर हुआ, वो सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, यानी स्क्वायर में 4 साइड होता है और प्रत्येक साइड एक वायर है। तो इस वायर के कारण ऊपर में डॉट फील्ड है, नीचे में क्रॉस फील्ड है, ऊपर में डॉट फील्ड हो जाएगा और नीचे में क्रॉस फील्ड होगा। अच्छा, ये वाला जो वायर है जिसमें अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, ये वाला देख रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके ऊपर में क्या है, क्रॉस, और नीचे में क्या है, डॉट। क्लियर है। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ऐसे आपको हम ऑफलाइन क्लास में बताएंगे। एक और तरीका है राइट हैंड थंब रूल। कौन सा तरीका है फील्ड का डायरेक्शन निकालने का? राइट हैंड थंब रूल। ये एक बेहतरीन तरीका है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जानने का, राइट हैंड थंब रूल। इसको हिंदी में कहते हैं दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। अंगुष्ठ का मतलब अंगूठा। यह सिंपल सा नियम है कि अपने राइट हैंड के थंब को अगर करंट के डायरेक्शन में करिएगा तो आपका जो फिंगर मोड़ते हैं, 4 फिंगर, बाकी जो थंब को छोड़कर 4 फिंगर बचता है, तो वो 4 फिंगर किस डायरेक्शन में कर्ल होता है? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो इसको हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ाएंगे, लेकिन आज ये समझ लीजिए कि अगर जब भी किसी स्ट्रेट वायर के कारण फील्ड का डायरेक्शन पूछे, ठीक है, तो आप ये वाला डायग्राम याद रखना। ठीक है, जैसे आपसे कोई पूछ दे कि बताओ ये स्ट्रेट वायर है, इसमें ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, बताइए यहां पर फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? तो इसका तुलना आप इससे करना, इससे। ठीक है, तो इसके ऊपर डॉट में करंट आएगा, फील्ड आएगा, और नीचे में क्रॉस में फील्ड आएगा, ऐसे करके। तो याद रखिए, किसी भी पॉलीगॉन में एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा
चाहे वो स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, ट्रायंगल हो, अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा तो अंदर में हर जगह डॉट फील्ड आएगा, बाहर में हर जगह क्रॉस फील्ड आएगा। क्लियर? अब कॉपी पेन निकालिए और आज का न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। सम न्यूमेरिकल्स। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द वायर AB। आप डायग्राम में देखिए यह एक वायर AB है, इस वायर में I एम्पियर का करंट फ्लो रहा है, इस वायर के सामने एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है। ठीक है, जबकि करंट का वैल्यू दिया हुआ है 2 एम्पियर और पॉइंट P जो है वो कितने डिस्टेंस पर है वायर से, 10 मीटर के डिस्टेंस पर है, अल्फा 45 डिग्री है और बीटा 30 डिग्री है। तो मैग्नेटिक फील्ड के वैल्यू का, मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू होगा उसका फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट I बाई 4 पाई A साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू हो गया 10 टू द पावर -7, म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू होता है 10 पर पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। करंट का वैल्यू हो गया 2 एम्पियर, ए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 10 मीटर है, साइन अल्फा, अल्फा का वैल्यू 45 डिग्री तो साइन 45 1/√2 और बीटा का वैल्यू 30 डिग्री साइन 30 1/2। इसको आप सॉल्व कर लें, 2.42 इंटू 10 पर पावर -8 टेस्ला आ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पर क्रॉस होगा, क्रॉस मतलब इस पेपर के प्लेन पर परपेंडिकुलर डाउनवर्ड अंदर की ओर फील्ड जाएगा, क्योंकि ये आप वो स्क्वायर फ्रेम याद करिए, स्क्वायर फ्रेम के किसी न किसी साइड से ये वायर में करंट फ्लो का डायरेक्शन मैच करेगा। ठीक है, तो चूंकि अपवर्ड करंट है तो इस साइड क्या हो जाएगा, क्रॉस फील्ड होगा। अगर यह पॉइंट P इधर होता तो इधर फील्ड का डायरेक्शन डॉट में आता। क्लियर है, आप स्क्वायर फ्रेम से मैच कर लेना, नहीं तो फिर आपको राइट हैंड थंब रूल से भी ये डायरेक्शन पता चल जाएगा। तो राइट हैंड थंब रूल आपको हम अच्छे से ऑफलाइन क्लास में एक्सप्लेन कर देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर P ऑफ द स्क्वायर। ध्यान से देखिए यह एक स्क्वायर फ्रेम है, यह तार का बना हुआ एक फ्रेम है, स्क्वायर फ्रेम, प्रत्येक साइड का लेंथ है A, इस स्क्वायर के प्रत्येक भुजा की लंबाई A है और इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। तो इस फ्रेम के कारण हर जगह मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो आपको इस सेंट्रल पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड बताना। ये P क्या है, स्क्वायर का सेंटर है, मतलब दोनों डायगोनल जो होगा, दोनों डायगोनल, दोनों विकर्ण का कटान बिंदु है। इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द 2 डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर। तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ऑफ दिस स्क्वायर फ्रेम। इच साइड लेंथ ऑफ स्क्वायर इज A। इस स्क्वायर का प्रत्येक साइड का लंबाई कितना है, A। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। पहले आप ये बताइए कि ये जो स्क्वायर फ्रेम है यह एक पॉलीगॉन है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो अंदर के किसी भी पॉइंट पर फील्ड का डायरेक्शन अपवर्ड आएगा। तो पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन डॉट में दिखाएंगे। ठीक है, तो डायरेक्शन निकल गया। अब वैल्यू कैसे निकालेंगे। इस स्क्वायर फ्रेम में 4 साइड है, किसी एक साइड के कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और जितना मैग्नेटिक फील्ड एक साइड के कारण आएगा उतना ही प्रत्येक साइड के कारण आएगा। तो मान लीजिए किसी एक साइड के कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है B, तो चारों साइड के कारण हो जाएगा 4B, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। अगर 2 वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो तो हम लोग स्केलर की तरह सीधा जोड़ते हैं। फिर से सुनिए, अगर 2 वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो, सेम डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड को हम सीधा जोड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस वायर के कारण ये जो साइड है स्क्वायर का, ये वाला जो साइड है, इस साइड के कारण यहां मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, ऊपर की ओर अपवर्ड। इस साइड के कारण भी अपवर्ड आएगा, इसके कारण भी अपवर्ड, इसके कारण भी अपवर्ड। तो चारों साइड के कारण अपवर्ड फील्ड है, तो चारों फील्ड तो सेम डायरेक्शन में है और प्रत्येक साइड के कारण फील्ड का वैल्यू सेम होगा। तो सीधा अगर एक साइड के कारण फील्ड B होगा तो चारों साइड के कारण 4B होगा। ठीक है, देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे।
मान लीजिए इस स्क्वायर का हमने नेमिंग कर दिया ABCD, ये स्क्वायर है और ये वाला जो साइड है, इस साइड के कारण हमको पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो अब ऐसे समझिए कि ये वायर है, ये A से B क्या है, एक सीधा तार है, देख रहे हैं A से B सीधा तार है, इस तार में I एम्पियर का करंट फ्लो रहा है, P पॉइंट यहां पर है, पॉइंट P का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस वायर से कितना है ये निकालना होगा। तो बताइए यहां से यहां तक टोटल लेंथ कितना है, A, यह लेंथ अगर A है तो ये वाला लेंथ A/2 होगा, इस पूरे साइड का ये सेंट्रल पॉइंट है ना, तो यहां से ये लेंथ कितना हो जाएगा, साइड लेंथ का हाफ होगा, A/2। अच्छा, ये एंगल 90 डिग्री है, स्क्वायर है, तो ये एंगल 45 होगा, ये 90 है तो ये 45 होगा, ये 45। अब देखिए यहां पर अल्फा का वैल्यू हो गया 45, बीटा का वैल्यू हो गया 45 और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसका वैल्यू हो गया A/2। तो अब फॉर्मूला डालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का आपने फॉर्मूला पढ़ा है μ0I/4πA sin अल्फा प्लस साइन बीटा। तो यहां पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो A नहीं है, वो A/2 है। क्लियर है, पॉइंट P का इस वायर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो A/2 है, तो इसलिए A की जगह हमने A/2 डाला, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, तो 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2 हो गया। ये 2 और 2 क्या हो गया, कैंसिल, तो हो गया μ0I/√2πA। सो नेट फील्ड एट P ड्यू टू ऑल द 4 साइड्स विल बी, इसलिए पॉइंट P पर जो नेट फील्ड होगा चारों साइड के कारण, वो किसी एक साइड के कारण जो फील्ड होगा उसका 4 टाइम्स हो जाएगा 4B। तो ये आपका B का वैल्यू निकल गया, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पूरे स्क्वायर के कारण पॉइंट P पर नेट फील्ड का वैल्यू मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंट्रॉइड P ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल हैविंग इच साइड लेंथ L। यह एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इस डायग्राम में जो आप त्रिभुज देख रहे हैं यह एक समबाहु त्रिभुज है, यानी इसका तीनों भुजा का लंबाई बराबर है और प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, L। ये पॉइंट P सेंट्रॉइड है, यानी गुरुत्व केंद्र, इस त्रिभुज का सेंट्रॉइड है पॉइंट P। तो इस करंट कैरिंग वायर के चलते यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसका वैल्यू बताना है। तो यहां पर दो चीज सोचिए, यह जो पॉलीगॉन है इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट है या क्लॉकवाइज करंट है। आप देख सकते हैं यह जो करंट फ्लो हो रहा है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ऐसे करके फ्लो हो रहा है, घड़ी जैसे घूमता है उस डायरेक्शन में। तो यहां पर अंदर में क्रॉस फील्ड आएगा, ठीक है। आपको अभी हम बताए थे एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो अंदर में डॉट आएगा, लेकिन अगर क्लॉकवाइज करंट है तो अंदर में कहीं भी अंदर के हर एक पॉइंट पर फील्ड का डायरेक्शन क्रॉस से दिखाएंगे। क्रॉस से दिखाएंगे मतलब फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो पेपर के प्लेन पर परपेंडिकुलर डाउनवर्ड होगा। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंट्रॉइड P ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज के गुरुत्व केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई L है। अब इसका आंसर देखिए, हम किसी एक साइड के कारण फील्ड निकाल लेंगे और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जितना फील्ड एक साइड के कारण होगा उतना ही बाकी साइड के कारण होगा और सब सेम डायरेक्शन में होगा। तो यहां पर देखिए पॉइंट P से एक हमने परपेंडिकुलर गिराया इस साइड BC पर। अब जानते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल में अगर हम सेंटर से यानी सेंट्रॉइड से अगर परपेंडिकुलर डालते हैं तो यह सामने वाले भुजा को 2 बराबर भाग में बांटेगा। तो चूंकि इसकी लंबाई L है तो ये वाला लेंथ L/2 होगा और ये भी L/2 होगा। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम इस परपेंडिकुलर का लेंथ निकाल लेंगे। tan 30 डिग्री का वैल्यू होगा OP/OB। tan 30 डिग्री इस वाले समकोण त्रिभुज में देखिए tan थीटा का मान होगा ना परपेंडिकुलर बाय बेस यानी OP/OB।
ओ बी का वैल्यू कितना है L/2, तो ओ बी के जगह L/2। ओ पी का वैल्यू निकालना है तो ओ पी का वैल्यू कितना निकल गया L/2√3। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये L/2√3 हो गया। और ये जो एंगल अल्फा है, ये जो वायर है इसका दो टर्मिनल है, टर्मिनल बी, टर्मिनल सी, यह दोनों टर्मिनल पॉइंट पी पे कितना एंगल बना रहा है इस परपेंडिकुलर के साथ, अल्फा और बीटा। तो ये 30 है, ये 90 है, तो ये 60 होगा। इधर भी ये 30 है, ये 90 है, ये 60 होगा। ये 30 इसलिए हुआ क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये एंगल कितना होता है 60, तो ये एंगल कितना होगा 30। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू वायर BC विल बी, BC वायर के कारण पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होगा μ0I/4πa। ए क्या था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस था पॉइंट P का उस वायर से, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है L/2√3 इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, साइन 60 प्लस साइन 60। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू मिल गया। सो नेट फील्ड एट पॉइंट बी ड्यू टू इक्विलैटरल ट्रायंगल विल बी, इसलिए पूरे इक्विलैटरल ट्रायंगल के कारण जो नेट फील्ड होगा वो 3b हो जाएगा। तो इस b को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको नेट फील्ड मिल जाएगा और इसका डायरेक्शन क्या होगा, क्रॉस होगा। क्रॉस का मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर डाउनवर्ड। अब चलिए आज एक नया थ्योरी स्टार्ट कर रहे हैं हम, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर करेंट आर्क। ध्यान से सुनिए, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर करेंट आर्क, वृत्ताकार धारावाही चाप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। चलिए इसको लिखना स्टार्ट करिए। ये देखिए, ये पूरा सर्कल नहीं है, सर्किल को हिंदी में वृत्त कहते हैं। ये सर्किल का एक चाप दिखाया गया है, आप देख रहे हैं यहां से यहां तक ये चाप है, इस चाप का लेंथ L माना गया। ये जो स्मॉल l देख रहे हैं ये इस आर्क का लेंथ है, और यह जो चाप है यह सेंटर O पे कितना एंगल बना रहा है, थीटा। ठीक है, इसका रेडियस r है, ये सेंट्रल पॉइंट हुआ O, तो O से ये जो डिस्टेंस है इसको रेडियस कहते हैं। अगर आप इस पूरे सर्किल को खींचें तो ये पूरा सर्किल इस तरह आएगा। ये सर्किल नहीं है, यहां से यहां तक एक तार है, ठीक है, एक वायर है मेटल का, जिसमें कितना एम्पियर का करंट फ्लो रहा, I एम्पियर का। ठीक है, और यह जो आर्क है इसकी लंबाई कितनी है L, और यह सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, थीटा। इसका रेडियस कितना है, R। इस वायर के कारण ये जो आर्क है, इस आर्क का नाम रख देते हैं हम AB। इस आर्क का नाम रख लीजिए AB। इस आर्क AB के कारण यहां पर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड तो होगा सेंटर पे। जरा सोचिए, ये AB क्या है, एक तार है जो चाप के रूप में मुड़ा हुआ है, जो एक वृत्ताकार चाप के रूप में मुड़ा हुआ है। तो इस तार में चूंकि करंट I फ्लो हो रहा है तो इसके कारण चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो सेंटर O पर भी तो कुछ ना कुछ फील्ड होगा, तो फील्ड का वैल्यू क्या होगा यही निकालना है। तो सेंटर O पे फील्ड का मान निकालने के लिए इस वायर में हमने ये जो चाप AB है इसमें हमने एक छोटा सा करंट एलिमेंट लिया IDL। यह जो करंट एलिमेंट है IDL, ये छोटा सा लेंथ लिया DL। चूंकि करंट नीचे से ऊपर जा रहा है तो IDL का डायरेक्शन इधर होगा, टेंजेंट के लॉन्ग। अब मान लेते हैं करंट एलिमेंट के रिस्पेक्ट में पॉइंट O का, जिस पॉइंट पे फील्ड निकालना है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर R है। ये वाला वेक्टर देखना है, R वेक्टर है। तो इस करंट एलिमेंट के कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड dB निकल जाएगा बायो-सेवर्ट लॉ से, और उस dB को अगर पूरे आर्क के लिए इंटीग्रेट करें, क्योंकि इस पूरे आर्क में बहुत सारा करंट एलिमेंट आएगा, किसी एक करंट एलिमेंट के कारण फील्ड निकाल लिए dB को इंटीग्रेट करेंगे, पूरे आर्क के कारण फील्ड मिल जाएगा। कंसीडर अ सर्कुलर करंट आर्क। मान लेते हैं एक सर्कुलर करंट आर्क है AB। यह जो AB है ये क्या है, सर्कुलर करंट आर्क है।
O इज सेंटर एंड R इज रेडियस ऑफ आर्क। ये O क्या है? सेंटर, और कैपिटल R क्या है? रेडियस। लेट L इज द टोटल लेंथ ऑफ आर्क। मान लेते हैं आर्क की लंबाई, यहां से यहां तक जो तार है, इस तार की लंबाई L है। चूंकि पढ़े थीटा बराबर L/R होता है, तो L बराबर हो जाएगा R इंटू थीटा। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर O ड्यू टू करेंट एलिमेंट विल बी। करेंट एलिमेंट आइडियल के कारण, इस छोटे से करेंट एलिमेंट के कारण सेंटर O पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा dB, इसका वैल्यू हमको बायो-सेवर्ट लॉ से मिलेगा, μ0/4π आइडियल साइन थीटा बाय r² होता है। तो यहां पर साइन थीटा, ये थीटा किसके बीच का एंगल है? ये एंगल बिटवीन आइडियल यानी करेंट एलिमेंट एंड पोजीशन वेक्टर r के बीच का एंगल 90 डिग्री है। आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये करेंट एलिमेंट है और ये पोजीशन वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर साइन 90 हो गया, अब बाय r²। करेंट एलिमेंट आइडियल और पोजीशन वेक्टर r के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। अब ये स्मॉल r का वैल्यू कैपिटल R के बराबर है, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, इसको हमने स्मॉल r कहा, लेकिन ये तो रेडियस के बराबर होगा, ये कैपिटल R के बराबर होगा, तो यहां r² होगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड dB मिल गया। इस छोटे से करंट एलिमेंट के कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड dB निकल गया। अब इस dB को हम इंटीग्रेट करेंगे तो पूरे आर्क के कारण फील्ड मिल जाएगा। सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर O ड्यू टू द होल आर्क विल बी। इसलिए पूरे चाप के कारण सेंटर O पर जो कुल चुंबकीय क्षेत्र होगा B, उसका वैल्यू मिलेगा इंटीग्रेशन dB से। इंटीग्रेशन dB का वैल्यू है μ0/4π आइडियल बाय r²। इसमें आप देखें dl को छोड़कर सब कुछ कांस्टेंट है। μ0 बाहर निकल गया क्योंकि कांस्टेंट है, i बाहर निकल गया, 4π बाहर निकल गया, r बाहर निकल गया। इंटीग्रेशन के अंदर क्या रह गया? dl। अब आप सोचिएगा ये सब कांस्टेंट क्यों है? μ0 एक नंबर है इसलिए कांस्टेंट है, 4π एक नंबर है इसलिए कांस्टेंट है, रेडियस का वैल्यू चेंज नहीं होगा। आप करंट एलिमेंट कहीं भी लोगे तो उस आर्क का रेडियस r ही रहेगा या चेंज होगा? यहां पर डायग्राम में आप देखिए, ये आप करंट एलिमेंट कहीं भी लीजिएगा, हमने करंट एलिमेंट यहां लिया है, आप करंट एलिमेंट यहां पर भी लेंगे तो इसका रेडियस r ही रहेगा, यहां पर भी लेंगे तो उसका रेडियस r ही रहेगा। तो ये रेडियस कांस्टेंट है और करंट जो फ्लो हो रहा है वो भी सेम ही रहेगा, चाहे आप करंट एलिमेंट कहीं भी लीजिए। तो यहां पर जो कांस्टेंट है वो बाहर निकल गया। dl का इंटीग्रेशन, तो dl क्या है? एक छोटा सा लेंथ है उस आर्क का। अगर सारे dl को इंटीग्रेट करेंगे तो पूरे चाप की लंबाई l मिल जाएगी। तो dl का इंटीग्रेशन l, लेकिन l का वैल्यू r थीटा है, हमने पहले ही निकाला था, l बराबर r थीटा। एक r कैंसिल हो जाएगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू मिल जाएगा μ0I/4πr इंटू थीटा, वेयर थीटा इज इन रेडियन। जहां थीटा का मान डिग्री में नहीं लेना है, ध्यान से सुनिए, थीटा का वैल्यू रेडियन में लेना है। तो मैग्नेटिक फील्ड का ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला है किसी सर्कुलर आर्क के कारण सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का ये वैल्यू होता है। जहां I है उस आर्क में फ्लो होने वाला करंट, R है उस आर्क का रेडियस, और थीटा है उस आर्क के द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल, जिसको हमेशा रेडियन में लेना है। अब अगर डायरेक्शन की बात हम करें, यहां पर लिखा हुआ है डायरेक्शन, तो फॉर एंटी क्लॉकवाइज करंट, ACW का मतलब एंटी क्लॉकवाइज करंट, डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज डॉट। यानी अगर उस आर्क में एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो रहा है तो फील्ड का डायरेक्शन जो सेंटर पर होगा वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर अपवर्ड होगा, ऊपर की ओर। लेकिन अगर क्लॉकवाइज करंट है तो फील्ड का डायरेक्शन क्रॉस होगा। यहां पर देखिए, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो रहा है,
तो यहां पर फील्ड का डायरेक्शन डॉट में होगा, यानी ऊपर की ओर होगा, कागज के तल पर लंबवत ऊपर। लेकिन अगर क्लॉकवाइज करंट होता तो कागज के तल पर लंबवत नीचे की ओर होता। ठीक है, अब इसमें कुछ स्पेशल केस देख लेते हैं। सोचिए अगर ये आर्क एक पूरा सर्कल हो जाए तो इस थीटा का वैल्यू कितना होगा। फिर से सुनिए, अगर ये आर्क ए बी पूरा कंप्लीट सर्कल हो जाए तो ये जो सेंटर पर एंगल बन रहा है ये एंगल कितना बनेगा 360 डिग्री, यानी रेडियन में कितना होगा 2 पाई। अगर ये आर्क सेमी सर्किल हो जाए, सेमी सर्किल का मतलब अर्धवृत्त हो जाए, तो ये केंद्र पर बनने वाला कोण 180 डिग्री होगा, यानी पाई रेडियन होगा। तो ये दो स्पेशल केस आप देखिए। स्पेशल केसेस, पहला स्पेशल केस है फॉर सर्कल। अगर पूरा का पूरा सर्कल है, ये जो तार है ये तार पूरा कैसा है, सर्किल है, इसमें आई एम्पियर का करंट फ्लो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड, चूंकि एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डॉट में आएगा। अब सेंटर पर फील्ड का वैल्यू निकालना है, तो फील्ड का जनरल फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, किसी सर्कुलर आर्क के कारण फील्ड का फॉर्मूला होता है μ0I/4πr इंटू थीटा, जहां I करंट का वैल्यू है और R क्या है, रेडियस का वैल्यू है। तो μ0I/4πr इंटू थीटा का मतलब हो गया कि उस आर्क के द्वारा सेंटर पर बना एंगल। तो ये चूंकि कंप्लीट सर्किल है तो कंप्लीट सर्किल के द्वारा सेंटर पर कितना एंगल बनेगा 2 पाई रेडियन, यानी 360 डिग्री। अब यहाँ पर 2 पाई है, यहाँ 4 पाई है, तो ये 2 बार में कटेगा, तो यहाँ पर μ0I/2r। इस फॉर्मूला को भी आप कोशिश करें याद रखने का कि किसी सर्कुलर वायर के सेंटर पर कितना फील्ड होता है, μ0I/2r। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, किसी सर्कुलर वायर के सेंटर पर कितना फील्ड होगा, μ0I/2r। फॉर सेमी सर्किल, अगर आपका जो आर्क है वो आर्क अगर अर्धवृत्ताकार हो तो यहां पर एंगल जो बनेगा सेंटर पर वो 180 डिग्री बनेगा। तो यहाँ थीटा के जगह हम पाई रेडियन लिखेंगे, तो जैसे ही आप पाई लिखेंगे तो पाई पाई कैंसिल होगा, तो फील्ड का वैल्यू मिल जाएगा μ0I/4r, μ0I/4r। तो आप देख रहे हैं कंप्लीट सर्किल होगा तो कितना फील्ड होगा, μ0I/2r, और हाफ सर्किल होगा तो इसका आधा हो जाएगा फील्ड। इसको जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो μ0I/4r मिल जाएगा, यानी पूरे सर्किल के कारण कितना फील्ड होता है सेंटर पे, μ0I/2r, और हाफ सर्किल के कारण कितना फील्ड होगा सेंटर पे, μ0I/4r। क्लियर है। अब इस पर बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। सम न्यूमेरिकल्स, बहुत मजा आएगा ये सारा न्यूमेरिकल बनाने में, लेकिन आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। ध्यान से देखिए, ये एक आर्क है, ये एक चाप है, ठीक है, ये एक तार है, ये तार एक चाप के रूप में है, एक सर्कुलर चाप के रूप में, एक वृत्ताकार चाप है। यहाँ पर इसमें करंट फ्लो कितना हो रहा है I, और आर्क का जो रेडियस है वो स्मॉल r है। यह आर्क कितना एंगल बना रहा है सेंटर पे, 60 डिग्री। आपको इस वायर के कारण इस सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बताना है। तो चूंकि एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है, यहां से यहां तक ये जो आर्क है इसमें कैसा करंट फ्लो हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां पर जो फील्ड होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड होगा। क्लियर है। अब वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला पुट करिए, μ0I/4πr इंटू थीटा। तो μ0 करंट का वैल्यू है I, 4 पाई रेडियस का वैल्यू स्मॉल r है, रेडियस का वैल्यू स्मॉल r है, तो यहाँ स्मॉल r देंगे। थीटा के जगह कितना रखेंगे, तो थीटा का मान 60 डिग्री है। थीटा क्या होता है, उस आर्क के द्वारा सेंटर पर बनाया गया कोण, तो 60 डिग्री है तो इसको रेडियन में बदल दो, पाई/180 से मल्टीप्लाई करके,
तो π/3 रेडियन हो गया। तो 60 डिग्री को हम π/3 रेडियन लिखेंगे, पाई कैंसिल हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आ गया μ0I/12 बार, और फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड। एकदम इजी है, फॉर्मूला याद रखिए, आसानी से न्यूमेरिकल बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहां एक वायर दिख रहा होगा, ये स्ट्रेट वायर है, ठीक है। लेकिन इस वायर का, ये जो स्ट्रेट वायर है, यहां से यहां तक स्ट्रेट वायर देख रहे हैं, इसके बाद यहां पर क्या है, सेमी सर्किल है, और फिर यहां पर क्या है, स्ट्रेट वायर है, ठीक है। इस सेमी सर्किल का ये सेंटर है O, इस वायर में कितना करंट फ्लो रहा, I एम्पियर, तो यहां से करंट चला, इससे होते हुए करंट ऐसे फ्लो हो गया, इसका रेडियस R है। आपको इस पूरे वायर के कारण पॉइंट O पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा ये बताना है। क्या बताना है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ द आर्क। ये जो आर्क आप देख रहे हो, ये जो चाप है, अर्धवृत्ताकार चाप, सेमी सर्कुलर आर्क, इस आर्क के सेंटर O पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा ये बताना है। तो अब इसको समझिए, ये जो वायर है स्ट्रेट वायर है, इस वायर के कारण यहां पर कितना फील्ड होगा सोच के बताइए। कुछ टाइम ले लीजिए आप, पहले सोच के बताइए। यहां पर ये जो स्ट्रेट वायर है, इस वायर के कारण पॉइंट O पर कितना फील्ड होगा। इस सेमी सर्किल को भूल जाओ, इस वायर को भी भूल जाओ। यहां पर ये जो पूरा का पूरा फिगर दिया गया है, इसमें 3 पार्ट है। ये स्ट्रेट वायर हो गया फर्स्ट पार्ट, ये सेमी सर्किल हो गया सेकेंड पार्ट, और ये भी स्ट्रेट वायर है थर्ड पार्ट। तो इस वायर के कारण यहां पर फील्ड 0 होगा। क्यों होगा 0? अभी आपको हमने थ्योरी पढ़ाया था कि किसी स्ट्रेट वायर के लेंथ के अलोंग अगर कोई पॉइंट हो तो वहां पर कोई फील्ड नहीं होता। किसी स्ट्रेट वायर, ये स्ट्रेट वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, इसके कारण हर जगह फील्ड होगा। लेकिन अगर कोई पॉइंट इसके लेंथ के दिशा में है, अब देखिए तो इसको बढ़ा के, इसके लेंथ के ही डायरेक्शन में ना ये पॉइंट O है, तो इस वायर के कारण यहां पर कोई फील्ड नहीं होगा। उसी तरह से इस वायर के कारण कितना फील्ड होगा, इस वायर के लेंथ के अलोंग है कि नहीं ये पॉइंट भी इसके लेंथ के अलोंग है, तो यहां पर भी कोई फील्ड नहीं होगा। तो अब यहां पर जो भी फील्ड होगा वो इस आर्क के कारण होगा। तो सेमी सर्कुलर आर्क के कारण आपको डायरेक्ट हम स्पेशल केस में पढ़ाएं μ0I/4R होता है। तो यहां पर जो नेट फील्ड होगा वो 3 पार्ट में आएगा, B1 + B2 + B3। B1 हो गया इस स्ट्रेट वायर के कारण, B2 हो गया इस आर्क के कारण, और B3 हो गया इस स्ट्रेट वायर के कारण। तो B1 हो गया 0, B2 का वैल्यू हो गया μ0I/4R, B3 का वैल्यू 0, तो टोटल फील्ड कितना हो जाएगा μ0I/4R। अब यहां पर डायरेक्शन देख लीजिए, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, इसलिए यहां पर कैसा फील्ड होगा, क्रॉस फील्ड होगा, यानी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर डाउनवर्ड होगा, अंदर की ओर होगा। इस कागज के तल पर लंबवत अंदर की ओर फील्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन देखिए, ये स्ट्रेट वायर है, दिख रहा होगा, यहां से यहां तक ये भी स्ट्रेट वायर है, ठीक है। ये जो वायर है ये इन्फिनाइट लेंथ का है, और यहां से यहां तक जो वायर है ये कंप्लीट सर्किल नहीं है, ये एक आर्क मान सकते हैं इसको, सर्कुलर आर्क। तो यहां पर ये सेंटर है O, और रेडियस क्या है, स्मॉल r। आपको यहां O पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस पूरे वायर के कारण, यानी ये जो वायर देख रहे हैं आप, यहां से यहां, ये पूरा, इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, I एम्पियर का। ध्यान से देखिए, इसमें I एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है। तो इस
वायर के कारण, ये जो करंट कैरिंग वायर है इसके कारण हर जगह मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो इस पॉइंट ओ पर भी कुछ ना कुछ फील्ड होगा। फील्ड का डायरेक्शन और वैल्यू दोनों आपको बताना है क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें? इसको सॉल्व करने के लिए आप इस फिगर को 3 पार्ट में डिवाइड करिए। एक पार्ट हो गया यहां से यहां तक ये स्ट्रेट वायर, दूसरा पार्ट हो गया ये आपका सर्कुलर आर्क, और तीसरा पार्ट में फिर क्या है, स्ट्रेट वायर जो कि इनफिनाइट लेंथ का है। इसको हमने डॉट डॉट करके दिखा दिया सीधा में, मतलब इसकी लंबाई अनिश्चित है, अनंत है। अब देखिए ये वाला जो स्ट्रेट वायर है इसमें करंट फ्लो हो रहा है और इसके लेंथ के डायरेक्शन में ही ये पॉइंट ओ है। आपको मैग्नेटिक फील्ड ओ पे निकालना है, तो ये जो स्ट्रेट वायर है इसके लेंथ के अलोंग ही ये पॉइंट ओ है, तो इस वायर के कारण यहां पर कोई फील्ड नहीं होगा। लेकिन ये वाला जो वायर है नीचे वाला, ये भी तो स्ट्रेट वायर है, क्या इसके लेंथ के अलोंग ये पॉइंट ओ है? नहीं। अब ध्यान से देखिए, ये नीचे वाला जो तार है बिल्कुल स्ट्रेट है और इसका लंबाई इनफिनाइट है, और इस वायर का जो एक एंड है यहां पर, स्ट्रेट वायर यहीं से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि इसके पहले तो ये आर्क है, तो यहां से स्टार्ट हो रहा है ये सीधा तार और यहां से लेके एकदम अनंत तक चला गया। तो इस स्ट्रेट वायर, इस इनफिनाइट वायर का जो एक सिरा है, इस एक एंड के सामने ये पॉइंट है। तो हमने बताया था ऐसे स्थिति में एक एंगल 90 डिग्री होता है और दूसरा एंगल 0 डिग्री होता है, याद करिए। तो यहां पर मैंने लिखा है फॉर अपर स्ट्रेट वायर, ये ऊपर वाला जो स्ट्रेट वायर है इसके कारण यहां पर कोई फील्ड नहीं होगा क्योंकि उसके लेंथ के अलोंग है, तो B1 बराबर 0। फॉर लोअर स्ट्रेट वायर, लेकिन नीचे वाला जो स्ट्रेट वायर है इसके सामने है ये पॉइंट ओ। ये पॉइंट ओ कहां है? इसके एक एंड के सामने। तो यहां पर जो फॉर्मूला लगाएंगे μ0I/4πr साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, जहां पर ये ए क्या है, ये ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस वायर से, ये नीचे वाला जो वायर है, इस वायर से इस पॉइंट ओ का डिस्टेंस कितना है? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है, तो यहां पर ए की जगह मैंने आर डाल दिया। अल्फा का वैल्यू 90। वायर का 2 टर्मिनल होगा, ये वाला टर्मिनल यहां पे 0 डिग्री एंगल बनाएगा, लेकिन ये वाला टर्मिनल ये यहां सेंटर पर 90 डिग्री एंगल बनाएगा। तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, तो ये वैल्यू कितना आ गया? μ0I/4πr। अब रहा डायरेक्शन का बात, यहां पर डॉट मैंने कैसे लिखा, तो आप याद करिए स्क्वायर फ्रेम। स्क्वायर फ्रेम का जो सबसे नीचे वाला साइड था, हॉरिजॉन्टल साइड, जिसमें I एम्पियर का करंट ऐसे फ्लो हो रहा था, उसके ऊपर डॉट फील्ड बनता है कि नहीं? स्क्वायर फ्रेम जो हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो उसका जो सबसे नीचे वाला साइड जिसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होता है, तो उसके सबसे नीचे वाले साइड के ऊपर डॉट फील्ड बनता है, तो यहां पर डॉट ले लिए। अब कौन सा पार्ट रह गया? ये सर्कुलर आर्क। अब बताइए ये जो सर्कुलर आर्क है ये सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है? मतलब ये वाला एंगल का हम बात कर रहे हैं, ये वाला एंगल, ये एंगल 270 डिग्री होगा। ध्यान से देखिए, ये जो यहां से लेकर ये पूरा का पूरा सर्कुलर आर्क है, यह कितना एंगल सेंटर पे बना रहा है? 270 डिग्री। तो इसके कारण क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा? फॉर सर्कुलर पोर्शन मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला था μ0I/4πr इंटू थीटा। थीटा का मान है 270 डिग्री, यानी रेडियन में बोले तो 3π/2। इसको π/180 से मल्टीप्लाई कर लो, रेडियन में मिल जाएगा। थीटा के जगह हमने 3π/2 डाला। आर्क का रेडियस r है, यहाँ पाई कैंसिल होगा, ये फील्ड का वैल्यू आ गया। चूंकि एंटी क्लॉकवाइज करंट है इसलिए अपवर्ड फील्ड होगा। अब देखिए वहां पर 3 पार्ट है, अपर वायर के कारण 0 फील्ड है, लोअर वायर के कारण ये फील्ड है, और सर्कुलर पोर्शन के कारण ये फील्ड है। अब इस फील्ड का डायरेक्शन किधर है? अपवर्ड। इस फील्ड का भी डायरेक्शन किधर है? अपवर्ड। तो दोनों फील्ड चूंकि सेम डायरेक्शन में, तो सीधा ऐड कर दो। ऐड करने से आपको नेट फील्ड मिल जाएगा, यानी रिजल्टेंट फील्ड। अगर एक फील्ड डॉट होता, एक फील्ड क्रॉस होता, एक अपवर्ड होता, एक डाउनवर्ड होता, तो मैग्नेटिक फील्ड तो वेक्टर है। अगर वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? सब्ट्रैक्ट करके, घटा कर निकालते हैं। तो यहाँ पर नेट फील्ड ऐड हो जाएगा क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। तो लोअर वायर के कारण इतना फील्ड होगा प्लस सर्कुलर पोर्शन के कारण इतना फील्ड होगा, दोनों को सीधा ऐड कर दो, यही हो गया नेट फील्ड का वैल्यू।
ये सब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझें। ये वाला जो लोअर वायर है, ये स्पेशल केस में मैंने पढ़ाया कि किसी इनफाइनाइट वायर के एक एंड के सामने कोई पॉइंट हो तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। इसमें एक एंगल 90 होगा और दूसरा एंगल 0 होगा। डायरेक्शन निकालने के लिए इसी स्क्वायर फ्रेम का यूज़ करते हैं। ये वाला जो नीचे वाला साइड है देख रहे हैं, इसमें सामने करंट फ्लो रहा है, तो इस वायर के ऊपर के किसी पॉइंट पर कैसा फील्ड है, डॉट फील्ड है। तो अभी जो हम बता रहे थे ऐसे करके, सेंटर यहां पर था, ये स्ट्रेट वायर है, तो ये वाला जो स्ट्रेट वायर है जिसमें इस डायरेक्शन में करंट फ्लो रहा है, इस वायर को आप इस वायर से कंपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल वैसा ही है। तो इस वायर के अपर पॉइंट पर कहीं भी डॉट फील्ड होता है, तो इस वायर के अपर पॉइंट पर यहां पर डॉट फील्ड आएगा, यहां हर जगह डॉट आएगा और नीचे क्रॉस फील्ड आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहां पर आप देखिए, ये वायर जो है किस तरह से है, ये इस तरह से सेमी सर्किल है, अर्धवृत्त है, इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है। यहां पर देख रहे हैं दो सेमी सर्किल है, एक ये वाला, एक ऊपर वाला। नीचे वाला जो सेमी सर्किल है इसका रेडियस ए है और ऊपर वाला जो अर्धवृत्त है इसका रेडियस बी है। दोनों सेमी सर्किल का सेंटर कहां पर है, ओ पर, यानी ये कॉन्सेंट्रिक सेमी सर्किल है। दोनों सेमी सर्किल का सेंटर ओ पर है और ये बिल्कुल वायर का बना हुआ फ्रेम है, इस तरह का सर्कुलर फ्रेम, जिसमें कितना करंट फ्लो रहा, आई एम्पियर का, इस तरह से। इस वायर में जो करंट फ्लो रहा है किसी बैटरी के कारण फ्लो हो रहा होगा, कहीं पर बैटरी जुड़ा होगा, तो इस बैटरी के कारण कितना करंट फ्लो रहा है इसमें, आई एम्पियर का। अब चूंकि यहां पर क्या कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, तो इस करंट कैरिंग आर्क के कारण हर जगह फील्ड होगा, यहां पर भी फील्ड होगा, तो इस सेंटर ओ पे फील्ड का मान बताना है। तो पहले ऐसे समझिए, ये वाला जो स्ट्रेट वायर है, ये देख रहे हैं, ये सीधा तार है, इस तार के लेंथ के अलोंग ये पॉइंट है ओ, तो इस वायर के कारण कितना फील्ड होगा, 0। उसी तरह से ये वाला जो वायर है, ये स्ट्रेट वायर है, इसके लेंथ के अलोंग है पॉइंट ओ, तो इस वायर के कारण कितना फील्ड होगा, 0। तो चलिए, इस वायर के कारण 0, इस वाले स्ट्रेट वायर के कारण 0। अब बच गया दोनों सेमी सर्कुलर आर्क। ये वाला जो अंदर वाला सेमी सर्कुलर आर्क है, इसमें करंट फ्लो रहा एंटी क्लॉकवाइज, तो इसके कारण यहां पर फील्ड डॉट में आएगा। लेकिन ऊपर वाला जो सेमी सर्किल है, इसमें क्लॉकवाइज करंट फ्लो रहा है, ध्यान से देखिए, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है जबकि ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसके कारण डॉट होगा और क्लॉकवाइज के कारण यहां पर क्रॉस फील्ड होगा। यानी इस स्ट्रेट वायर के कारण 0, इस स्ट्रेट वायर के कारण 0, अंदर वाले सेमी सर्किल के कारण फील्ड का वैल्यू क्या होता है, म्यू नॉट आई बाई, ये जो सेमी सर्किल है, ध्यान से देखिए, ये क्या है, ये सेमी सर्किल है, तो सेमी सर्किल के कारण फील्ड का वैल्यू क्या होता है, सेमी सर्किल के कारण होता है फील्ड का वैल्यू म्यू नॉट आई बाई 4r, जहां r रेडियस होता है। तो ये पहला वाला जो सेमी सर्किल है अंदर वाला, इसके कारण मान लो फील्ड है b1, और ऊपर वाला जो सेमी सर्किल है इसके कारण फील्ड मान लो b2, तो b1 का डायरेक्शन अपवर्ड होगा, ये अंदर वाले सेमी सर्किल के कारण यहाँ पर फील्ड का डायरेक्शन अपवर्ड होगा, डॉट में आएगा, और वो क्लॉकवाइज, इसके कारण जो यहाँ फील्ड का डायरेक्शन होगा वो क्रॉस आएगा, यानी डाउनवर्ड आएगा। चूंकि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है और उसको जोड़िएगा तो वहाँ पर घटेगा, अपोजिट डायरेक्शन में है, एक फील्ड ऊपर है दूसरा फील्ड नीचे है, तो नेट फील्ड कैसे निकालेंगे, घटाकर। तो अब बताइए, अंदर वाले सेमी सर्किल के कारण फील्ड का वैल्यू होगा म्यू नॉट आई बाई 4r, जहां 4 क्या उसका रेडियस है, सॉरी जहां पर r क्या है उसका रेडियस है, तो रेडियस का वैल्यू यहां पर क्या है, a। फिर ऊपर वाले सेमी सर्किल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, म्यू नॉट आई बाई 4r, जहां r रेडियस है। तो देखिए, अंदर वाला जो सेमी सर्किल है उसका रेडियस है a और बाहर वाला जो सेमी सर्किल है उसका रेडियस है b। तो फॉर्मूला क्या होता है, आप स्पेशल केस में अभी आपने पढ़ा है कि किसी सेमी सर्कुलर आर्क के कारण फील्ड का वैल्यू होता है म्यू नॉट आई बाई 4r। तो यहाँ अंदर वाला सेमी सर्किल का रेडियस है a और बाहर वाले का b,
तो आर के जगह हमने ए और बी डाला। अब देखिए जो कॉमन है उसको कॉमन कर लीजिए, म्यू नॉट आई बाई 4 कॉमन है, तो अंदर में क्या रह जाएगा 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी, तो म्यू नॉट आई बाई 4 कॉमन हो गया। अब इसमें एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा बी माइनस ए बाई ए बी। अब नेट फील्ड का डायरेक्शन अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड? नेट फील्ड का डायरेक्शन अपवर्ड होगा। क्यों? ये अंदर वाला जो आर्क है इसके कारण यहां पर फील्ड B1 होगा, और बाहर वाला जो आर्क है इसके कारण यहां फील्ड B2 होगा। अब ये बताओ B1 और B2 में बड़ा कौन है? चूंकि इसका रेडियस छोटा है तो यहां पर बड़ा फील्ड आएगा। अब देखिए इसमें और इसमें कौन बड़ा है? म्यू नॉट आई 4 सेम है, यहां पर ए है यहां पर बी है। चूंकि ए छोटा है तो इसका वैल्यू बड़ा आएगा, B1 का वैल्यू बड़ा होगा। ये छोटा आर्क है ना, तो इसके कारण यहां पर अधिक फील्ड आएगा, तो B1 का वैल्यू बड़ा होगा, ये B1, और B2 जो होगा वो छोटा होगा। B1 का वैल्यू अपवर्ड होगा, B2 का वैल्यू डाउनवर्ड होगा, तो नेट फील्ड का डायरेक्शन तो अपवर्ड ही आएगा ना। नेट फील्ड जो होगा B1 माइनस B2, उसका वैल्यू बड़ा में जब छोटा घटाइएगा तो जिधर बड़ा वाला का डायरेक्शन उधर ही जाएगा नेट फील्ड का डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए चार्ज Q मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस R। एक पॉइंट चार्ज Q है जो एक सर्कुलर पाथ पे मोशन में है, मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, और सर्कुलर पाथ का रेडियस R है। कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्किल। तो इस मूविंग चार्ज के कारण, जब भी कोई चार्ज मोशन में होता है तो उसके कारण चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है, क्योंकि जब भी चार्ज मोशन में होगा तो उसके कारण कुछ ना कुछ करंट फ्लो होता है, और करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनता है। यही तो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो ये जो चार्ज सर्किल पे मूव कर रहा है, मोशन में है, तो इसके कारण क्या होगा, इस वायर में कुछ ना कुछ करंट फ्लो होगा। आपको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में ही पढ़ाए थे कि अगर किसी सर्किल में कोई पॉइंट चार्ज मूव करेगा तो उसके मूव करने के कारण कितना करंट फ्लो होता है। करंट का फॉर्मूला बताया था मैंने, चार्ज बाय टाइम पीरियड। चार्ज बाय टाइम पीरियड किसको कहते हैं? एक चक्कर लगाने में लगे समय को। समय कैसे निकालिएगा? दूरी बटे चाल, टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड। तो एक चक्कर लगाने में यह कितना दूरी तय करेगा? परिधि के बराबर, सरकमफिरेंस 2πr, और इसका वेलोसिटी कितना है v। तो एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगा, जिसको टाइम पीरियड कहते हैं, उसका वैल्यू हो गया 2πr बाई v, यानी qv बाई 2πr। तो ड्यू टू मूविंग चार्ज करेंट इन द सर्किल विल बी। अब देखो ये चार्ज चूंकि मूव कर रहा है तो इस मूविंग चार्ज के कारण इस सर्कुलर पाथ में कुछ ना कुछ करंट आएगा, उस करंट का ये वैल्यू हो गया। अब चार्ज अगर पॉजिटिव होगा तो चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। आपको मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी में कॉन्सेप्ट दिया था कि करंट का डायरेक्शन किधर होता है? अलोंग द फ्लो पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज चूंकि एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है तो करंट भी क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। और करंट चूंकि एंटी क्लॉकवाइज होगा, करंट एंटी क्लॉकवाइज आएगा, तो इसके कारण जो सेंटर पर फील्ड होगा वो अपवर्ड आएगा। तो इस मूविंग चार्ज के कारण, चूंकि चार्ज एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, तो करंट भी एंटी क्लॉकवाइज आएगा। करंट का वैल्यू मिल गया। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? ये पूरा का पूरा सर्कुलर आर्क है। इस सर्कुलर आर्क में या इस सर्किल में I एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके सेंटर पर फील्ड का वैल्यू क्या होगा? म्यू नॉट आई बाई 2r। म्यू नॉट आई का वैल्यू ये डालेंगे qv बाई 2πr, म्यू नॉट आई बाई 2r। इसको सॉल्व करेंगे तो इतना टेस्ला। फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? अपवर्ड। ये डॉट का मतलब क्या हो गया? यहां पर अपवर्ड फील्ड होगा। तो आज यहीं पर हम ऑफ करते हैं क्लास को। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑफलाइन स्टार्ट तो होगा, देखते हैं कब तक होता है, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई आप लोग अच्छे से मन लगा कर करते रहिए, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई में आपको पूरा हम सिलेबस पढ़ाएंगे। आप सभी बच्चे मन लगाकर अच्छे से पढ़ाई करते रहेंगे, ऐसा उम्मीद है। ठीक है, थैंक यू।